हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो बात भारत समझाने की कोशिश कर रहा था वो अब समझ आई। तेल रोका अमेरिका, ट्रंप, पीएम मोदी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। अब जो डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपने सेकंड टर्म में भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं, कभी वो भारत का नाम लेकर कहते हैं कि भारत हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री है, भारत की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स चार्ज करती है, हम मेड इन इंडिया एप्पल और सैमसंग के फोन्स के ऊपर 25% का टैक्स लगाएंगे। अब इसी को लेकर एक नई स्टडी सामने निकल कर आई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद एप्पल कंपनी और जो एप्पल कंपनी के भारत में सप्लायर्स हैं वो लगातार भारत में अपने प्रोडक्शन लाइन में डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद बढ़ोतरी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एक्सटेंड करने के ऊपर काम कर रहे हैं। वर्कर्स के लिए तेजी से डॉर्मिटरीज बनाई जा रही हैं और जो एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि एप्पल कंपनी डोनाल्ड ट्रंप से सीधा टक्कर ले सकती है, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि कंपनी लगातार पुश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मेड इन अमेरिका आईफोन का प्लान को ड्रॉप कर दें, क्योंकि अगर एप्पल कंपनी भारत की जगह अमेरिका में आईफोन्स मैन्युफैक्चर करती है तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 70 से 80% तक ड्रॉप हो जाएंगे। रेफरेंस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत से आने वाले आईफोन्स के ऊपर 25% का टैरिफ लगा देते हैं तो 25% टैरिफ पे करने के बाद भी एप्पल कंपनी को भारत में बने एक आईफोन प्रो मॉडल के ऊपर $450 का फायदा होगा। जबकि अगर एप्पल कंपनी अमेरिका में आईफोन्स मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्शन लाइन को अगर अमेरिका शिफ्ट करना पड़ेगा तो वहाँ की प्रोडक्शन लाइन में जो भी एक आईफोन में बनेगा उसमें केवल $60 का प्रॉफिट होगा। एक तरफ मेड इन इंडिया में $400-500 का प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पर अमेरिका में केवल $770 का प्रॉफिट। भारत में लो कॉस्ट लेबर और कम कीमत के ऊपर सोर्सिंग हो जाती है। एप्पल कंपनी अगर अमेरिका में प्रोडक्शन करती है तो कंपनी को वर्कर्स एटलीस्ट 10-15 गुना ज्यादा सैलरी के ऊपर रखने पड़ेंगे। भारत में तो स्पीड से काम हो रहा है। अमेरिका में लेबर लॉस काफी स्ट्रॉन्ग है, छोटे मोटे केसेस के ऊपर ही $1 मिलियन की पेनल्टी देनी होती है। अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं तो आईफोन की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कीमतें बढ़ाई गई उसके कारण अगर सेल्स में कमी आती है तो उसका प्रभाव कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो इन्वेस्टर्स का भरोसा कंपनी के ऊपर से उठ सकता है और स्टॉक प्राइस मार्केट में क्रैश हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है वो भी 4 साल के लिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनका ये सेकंड टर्म है और अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्पल कंपनी भी पुश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आईफोन्स को अमेरिका में बनाने की जिद को छोड़ दें। एप्पल कंपनी ने भी अपने लॉबिस्ट एक्टिवेट कर दिए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या फैसला करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और टर्की को लेकर। रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी, ड्रोन अटैक्स भी किए और म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इन सभी हमलों को रोकने में फेल हो गए थे। पाकिस्तान की जो टॉप 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो हैं HQ-9 और HQ-16। ये दोनों ही पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किए हैं जो कि बुरी तरह से फेल हो गए हैं। इसके बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने अब टर्की से एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने का फैसला किया। न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की के पास साइपर 1 और साइपर 2 एयर डिफेंस सिस्टम है। साइपर 1 सेना में इंडक्ट कर दिया गया है, इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है और ये एक साथ 100 टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और 10 को एक साथ एंगेज कर सकता है। तभी तो कह रहा हूं सीजफायर नहीं करनी चाहिए। के ऊपर भी काम जारी है एंड इसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तान की सेना अब टर्की से एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करेगी, फिर भारत जब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करेगा तो अगली बार टर्की का भी नाम बदनाम होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिन की भारत यात्रा के ऊपर आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। कल से उनकी मीटिंग स्टार्ट होंगी और ये माना जा रहा है कि मालदीव्स अगेन भारत से फाइनेंशियल इस बार भारत की सरकार फिर से मालदीव्स को इग्नोर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आपको याद दिला दूं, मालदीव्स वही देश है जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ ने इंडिया आउट कैंपेन के दम के ऊपर इलेक्शन जीता। मुझे याद दिलाने में मालदीव्स के बारे में बोलना है। छोटा सा आइलैंड है, हो गया बात है, इसका कोई ज्यादा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अजरबैजान और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पंजाब केसरी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अब पहले से करना चाहिए था। क्रूड ऑयल के नए ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं दिए जा रहे। पहलगाम हमले और उससे पहले भी कश्मीर मसले के ऊपर अजरबैजान पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता है। आर्मेनिया के पास तेल नहीं है, अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अब इसका नुकसान अजरबैजान को होने वाला है, क्योंकि अजरबैजान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का 98% क्रूड ऑयल भारत ही परचेज करता है। लेकिन अब अजरबैजान को अपने लिए नया बायर ढूंढना पड़ेगा।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से और अमेरिका के सोल्जर्स एक बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में आर्मी ने रोड्स के ऊपर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। पॉलिटिकल पार्टीज और स्टूडेंट लीडर्स के बीच डिफरेंसेस आ गए हैं। कट्टर इस्लामिक संगठन स्टूडेंट लीडर्स का साथ दे रहे हैं और तख्ता पलट की संभावना और भी तेज हो गई है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन करने के बाद अब बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने मोहम्मद यूनुस से कहा है कि यूनुस ने जो अपनी कैबिनेट में स्टूडेंट लीडर्स को शामिल करके उन्हें मिनिस्टर्स के लेवल का प्रोटोकॉल दिया हुआ है उसको बंद किया जाए और सभी स्टूडेंट लीडर्स को सरकारी पदों से हटाया जाए। दरअसल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और आंदोलन के कारण ही शेख हसीना बांग्लादेश से चली गई थी। स्टूडेंट लीडर्स के सपोर्ट से ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का हेड चुना गया था। इसने मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ स्टूडेंट लीडर्स को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया बल्कि कई सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का भी काम स्टूडेंट लीडर्स को ही दिया और ये सब बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। अभी स्टूडेंट लीडर्स बांग्लादेश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि बांग्लादेश के अंदर जल्दी से चुनाव किए जाएं एंड अब बांग्लादेश की आर्मी भी इन सब पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में आ गई है। इसलिए बांग्लादेश आर्मी ने दिसंबर तक का समय दिया है इलेक्शंस करवाने के लिए। इस पूरे मसले में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के सपोर्ट में स्टूडेंट लीडर्स आ गए हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन आ गए हैं। ये लोग जल्दी से इलेक्शंस नहीं चाहते हैं। सामने बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और उनके सपोर्टर्स हैं जो जल्दी से इलेक्शंस चाहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बांग्लादेश में कभी भी सैन्य शासन आ सकता है और बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर फिर से वही हाल होगा जो शेख हसीना के समय हुआ था, यानी कि बांग्लादेश दोबारा से सिविल वॉर की ओर बढ़ सकता है और सिविलियन कैजुअलिटीज दोबारा से हो सकती हैं। अभी जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर आ खड़ी हुई है, इस बीच अमेरिका की सेना बांग्लादेश पहुंच रही है। पहले एडवांस पार्टी आई थी, अब धीरे धीरे बाकी ट्रूप्स भी बांग्लादेश आ रहे हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने म्यांमार के ठीक साथ कॉक्स बाजार रीजन में अमेरिका को अपना बेस बनाने की परमिशन दे दी है, जिसके बाद अब यूएस आर्मी यहाँ से म्यांमार की अराकन आर्मी और बाकी रिबल ग्रुप्स को सपोर्ट करेगी और म्यांमार आर्मी को सत्ता से निकालने की कोशिश करेंगे ताकि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी वापस लाए। लेकिन यूएस आर्मी खुद टेंशन में आ गई है क्योंकि बांग्लादेश में आर्मी रूल की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ऊपर से बांग्लादेश आर्मी चीफ कुछ हफ्ते पहले रशिया जाकर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले थे और अब बांग्लादेश आर्मी चीफ नेक्स्ट चाइना जाकर शी जिनपिंग के साथ मिलने वाले हैं। बांग्लादेश आर्मी अगर तख्ता पलट करती है तो क्या पता यूएस आर्मी को बांग्लादेश से वापस भी जाना पड़ सकता है। कहने का मतलब है कि सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है और बांग्लादेश के अंदर कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से और ये रिलेटेड है भारत पाकिस्तान सीज फायर से। इस न्यूज से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को खुद ही अमेरिकन्स और इवन उनकी पार्टी के जो लोग उनके साथ उठ बैठ कर काम कर चुके हैं वही उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। भारत को तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प अभी तक 12 से 15 बार ये रिपीट कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, ट्रेड का सहारा लिया, वरना एक न्यूक्लियर वॉर देखने को मिल सकता था। कहने का मतलब है कि वो क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की इसी हरकत के ऊपर अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने एक स्टेटमेंट दी है जो आपको भी सुननी चाहिए। अभी जो जॉन बोल्टन है ये कभी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे और खास बात यह है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल में 2018 से 19 तक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। यानी डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में काफी काम करने का इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट काफी इंपॉर्टेंस रखती है और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर ये काम करते हैं। अभी जो अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन है, इनको भारत की टॉप न्यूज एजेंसी एएनआई ने इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया था और पहलगाम हमले के बाद डोनाल्ड ट्रम्प जो लगातार सीज फायर के ऊपर बयान दे रहे हैं उसके ऊपर सवाल किया तो डोनाल्ड ट्रम्प के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा कि मुझे पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा करना इरिटेटिंग है, लेकिन भारत को लेकर कुछ पर्सनल नहीं है। यही डोनाल्ड ट्रम्प है जो हर एक चीज के लिए क्रेडिट लेने का काम करते हैं। जॉन बोल्टन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की थी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी उस कॉल के ऊपर थे और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के और कई सारे देश उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी और भी देशों ने प्रयास किए होंगे। लेकिन ये टिपिकली डोनाल्ड ट्रम्प है जो बीच में कूद कर आ जाते हैं ताकि किसी और को क्रेडिट ना मिल पाए। मुझे पता है कि ये इरिटेटिंग है, यानी कि चिढ़ाने जैसा और गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसमें भारत के खिलाफ कुछ नहीं है। बस डोनाल्ड ट्रम्प की तरह बिहेव कर रहा है। ये कहना है अमेरिका के पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का, जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ काम कर चुके हैं। भैया काफ़ी सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं और उसमें वो जो अजरबैजान का था वो तो मैं कह रही हूँ तेल इमीडिएटली रोकना चाहिए था जब जैसे ही हमें हल्की सी भी हिंट मिली होती कि
कि भैया ये एंटी इंडिया हैं और हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं, उसी टाइम बंद कर दें। जो भी ऐसे देश हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं या इंडिया के खिलाफ हैं, इंडिया के दुश्मनों के दोस्त हैं, उनके साथ हमें अच्छा बनने की ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं क्या हम कोशिश करते रहते हैं। वहाँ टर्की को करने की कोशिश कर रहे थे, हेल्प की, ये किया, पता नहीं, हमको लगता है कि अच्छाई करके बंद कोई सुधर जाएगा। यार वो ज़माना नहीं, कलयुग है यार, कलयुग। ये पता नहीं क्यों किसी को समझ नहीं आता। मैंने क्या बोला था कि मेरे को किस किस टॉपिक पे याद दिलाना, मैंने कुछ बोलना है। अब देखा मैं इसीलिए बीच में बोल। देखिए सबसे ज्यादा तो पंगा यही था कि टर्की से जो एयर डिफेंस सिस्टम आ रहा है, ओ हाँ बाई गॉड, सबसे बड़ी खतरनाक मैंने तो, हम लोगों ने बोला था कि ये जो हमने सीज फायर कर दिया ना, अब ये उसको पता लगा पाकिस्तान को कि क्या कहाँ उसका बैंड बजा है, वो करेगा, भागता फिर रहा है उसको करने के सॉल्व नहीं। और ये जो IMF और इन लोगों ने लोन दिया है, अब इनके पास इंडिया को जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये भीख मांग रहा है जगह जगह से, तुम इन्हें पैसे दे रहे हो, ये कहां से ये सब चीजें ले रहा है? जब इसके पास पैसे नहीं है तो ये कहां से ले रहा है? और अगर वो ये ले पा रहा है तो तुमने क्यों दिया है? इसको रोको, वापस अपने न्यूक्लियर वेपन्स अपग्रेड करा रहा है चाइना से। हाँ देख लो, नया एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है, वो फटाफट अपना काम कर रहा है जहां जहां उसको नजर आया प्रॉब्लम। और मालदीव से रिलेटेड भैया हम क्यों उनसे बातचीतें कर रहे हैं? हम क्यों उनकी अभी भी हेल्प कर रहे हैं? क्या उन्होंने हमारे को, जो हमारे वो याद है हेलीकॉप्टर्स को करने का, और हमारे आर्मी के जो लोग थे उनको हटा दिया था? क्या उन्होंने नहीं, वो तो चलो, पर जो इंडियन आर्मी बैठी हुई थी जो उनके वहां पे हेल्प कुछ करती थी हेलीकॉप्टर्स और से, क्या उनको वापस लाए? जब वो सब हुआ ही नहीं तो हम क्यों हेल्प करें? हमारा सबसे पहले स्टैंड ये होना चाहिए था, जो तुमने हमारे इंडियन आर्मी के जो लोगों को भेजा है उनको पहले वापस रीइंस्टेट करो वहीं पर। ज्यादा आएंगे। हाँ, और ज्यादा आएंगे, पर हम वो तो कर नहीं रहे और उनकी मदद कर रहे हैं। वो तो जो गलत करते हैं करके ठीक हो, वो बैठ जाते हैं, फिर हमें हेल्प कर दो, हम फिर हेल्प कर देते हैं। होना चाहिए हमारा, ऐसा नहीं होता। बेस वहां पे आएगा। अब ट्रम्प को देखा है, सब कुछ होगा। ट्रम्प को देखा है कैसे करता जा रहा है, ऐसे करते ना मिलिट्री बेस हम बनाएंगे, उसके बाद वो चाइना को भी देख लो। हम पता नहीं क्यों इतने सीधे बनते रहते हैं, आजकल का वो जमाना नहीं है। पर एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।